हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज अभिषेक साहू। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसको बढ़िया से मिनिमम टाइम में जो है इसको खत्म कर देंगे और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इस छोटी सी वीडियो में निपटा दूंगा। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये जो सामने पीछे आपको हैंड रिटन नोट्स दिख रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर से हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको पोस्ट कर रहा हूं, वहां से आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है साहू सर क्लास 11 और इसकी जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डाउनलोड कर लेना, बहुत मेहनत से बनाया आप लोगों के लिए, क्विक रिवीजन नोट्स है, ठीक है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात यह है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे भैया का, करना है, बिल्कुल करना है, और बेल आइकॉन को भी हिट कर देना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनिट्स की। तो यूनिट एंड मेजरमेंट है ना चैप्टर का नाम, तो भाई आप ऐसे समझो कि यूनिट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का सरनेम। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि कहीं पे लिखा है कि भाई समीर शर्मा और किसी का नाम है समीर खान, तो आप शर्मा और खान को देख करके पहचान जाओगे कि भाई इनकी कम्युनिटी क्या है, ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही कहीं पे लिखा है 5 केजी और 5 डिग्री सेल्सियस, तो आप केजी सुन के बता दोगे ये मास है, और डिग्री सेल्सियस सुन के बता दोगे कि ये टेम्परेचर की बात हो रही है। 5 मीटर लिखा है तो आप बोल दोगे लेंथ की बात हो रही है। तो यूनिट मतलब फिजिकल क्वांटिटी का सरनेम, है ना। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। यूनिट जो है ना, उसको मेजर करने के 4 सिस्टम बनाए गए: सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम, है ना। सीजीएस सिस्टम में जो सी है ये बताता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। मतलब जब भी लेंथ मेजर करनी होगी ना तो सेंटीमीटर मेजर करते थे, मतलब मास मेजर करना होगा तो ग्राम में, और टाइम मेजर करना था तो सेकंड में हम लोग मेजर किया करते थे, ठीक है। एफपीएस सिस्टम में जब हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड। डिस्टेंस को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। एमके सिस्टम मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जिसको हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं। एसआई सिस्टम में क्या होता है कि लेंथ को आप मीटर में, मास को किलोग्राम में एंड टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। बेसिकली ये एमके सिस्टम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, एमके सिस्टम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो एसआई सिस्टम में अगर हम बात करें तो एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मतलब एसआई सिस्टम को बाद में एक्सप्लेन करा गया। फंडामेंटल क्वांटिटी गाइस वो होती हैं जो बस खुद पे डिपेंड करती हैं, किसी और से उनको मतलब ही नहीं होता, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और ये सामने इनकी सबकी यूनिट लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 एंगल को कहा गया है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। जब भी मैं ऐसे 2 लाइन के बीच में एंगल बनाऊंगा इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। और ऐसे आइसक्रीम का कोन नहीं होता, कोन सॉफ्टी, ठीक है, उसके अंदर जो गोल एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हाँ सर, सॉफ्टी तो हमने खाई है, बड़ी टेस्टी होती है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो जरा, अब बात करेंगे फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अलावा गाइस जितनी भी क्वांटिटी आप लोग देखोगे ना वो सब आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी होंगी, है ना। तो आप यहां पर देखो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, उनसे बनती है, ठीक है। एग्जांपल है स्पीड, एक्सेलरेशन, इसके अलावा डेंसिटी, फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, सरफेस टेंशन। जितने भी आप जो फंडामेंटल सप्लीमेंट्री के अलावा सुनेंगे वो सब डिराइव्ड क्वांटिटी के ही एग्जांपल होंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले बहुत ज्यादा हम लोगों से पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हमें डायमेंशनल सिंबल याद रखना है फंडामेंटल क्वांटिटी के, फिर हम सब बना देते हैं। सबसे पहले आप देखो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये आपको बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो एम एल टी के फॉर्म में आपको याद रखना है, ठीक है। मास का एम, लेंथ का एल, टाइम का टी, टेम्परेचर का के, करंट का ए, ठीक है। इसी प्रकार से ये आप याद रखोगे। अब मैं सामने जो स्क्रीन पर आपको जो 15-16 डायमेंशनल फॉर्मूला जो लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी बच्चों को जो है याद करने हैं, ठीक है। देखिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट टेलीग्राम से पूरी की पूरी पीडीएफ ही डाउनलोड कर लेना तो कितना बढ़िया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया का एल स्क्वायर, वॉल्यूम का एल क्यूब, डेंसिटी का ml-3, रिलेटिव डेंसिटी का सब जीरो, इसके अलावा जो है वेलोसिटी LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, फोर्स ML-T-2, वर्क ML²T-2, पावर ML²T-3, प्रेशर ML-1 T-2। ऐसे जो है आपको सब एक लाइन से याद कर लोगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर ना एक इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला मुझसे मिस हो गया जो मैंने नहीं लिख पाया, वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। यदि किसी बच्चे को याद है तो आप वो कमेंट करके ही बता देगा, और यदि याद नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1 L3T-2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद रख लोगे। चलो हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ जाएंगे तो आपको मैं ले चलता हूं
अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टाइप इन डायमेंशनल फॉर्मूला पर बेस्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में कि ऐसे लिखा होगा पूरा स्टेटमेंट कि टाइम पीरियड जो है ये इफेक्टिव लेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो बोला टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको डिराइव करना है यूजिंग डायमेंशंस। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो, जैसे आपको एक क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग सारे बच्चे जो है ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है, और ये मिल गया क्वेश्चन। आपको इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, जो टर्म जैसे लिखा होगा आपको बस वहीं पे लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले लिखा है कि टाइम पीरियड जो है ये डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, बोला किसी का भी हो हमें मतलब नहीं है, बट क्या है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को मैंने टी लिखा। डिपेंड्स ऑन, बोला डिपेंड कर रहा है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन। इफेक्टिव लेंथ, कैसी भी लेंथ हो लेकिन है तो लेंथ, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से लिखते हैं भाई, ड्यू टू वो एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज का कारण हो लेकिन है कौन सी क्वांटिटी, बोला एक्सेलरेशन। ठीक है, बस अब इसके बाद हमें जो एक पूरा जो सिंपल प्रोसेस होता है उसको हमें याद रखना है, पूरा सिंपल प्रोसीजर। टाइम पीरियड को टाइम पीरियड, अब देखना ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के। अब जो क्वांटिटी जो यहाँ पे लिखी है उनके ऊपर पावर लगा देंगे, पहले के ऊपर ए, दूसरे के ऊपर बी, तीसरी होती तो सी भी लगा देते। ठीक है, अब क्या करेंगे अगले स्टेप में ना, सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। ठीक, अब डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो देखो, टाइम का तो हो गया टी एज इट इज, के का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेंथ को हम लोग लिखते हैं एल, कैपिटल एल, और ये हो गया हमारे पास पावर जो लगी थी ना वही लिख दी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू, और पावर जो लगी थी वही लिख दी। अब हम क्या करते हैं कि सभी की पावर को कंपेयर करते हैं। अब यहां पर हमने पूरी दोनों साइड देख लिया, एम कहीं पे नहीं लिखा था तो एम वाले टर्म को ही हटा दिया, सबकी पावर 0 0 0। अब यहां पे हमने देखा कि एल यहां पे नहीं है बट यहां पे है, तो एल की पावर को कंपेयर करेंगे। यहां पर एल नहीं है तो पावर 0 है, ठीक है, यहां पे एल है, पावर देखो एल के ऊपर पावर 1, 1 का इंटू ए से तो आ गया ए, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो इंटू होता है ना प्लस। इसके बाद एल के ऊपर पावर 1, 1 का इंटू बी से तो आ गया बी। ठीक है, अब इसके बाद आप यहां पर देखो कि बी को उस साइड भेज देंगे तो ए इज इक्वल टू माइनस बी, हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद बहुत सिंपल सा काम हम लोगों ने करा। क्या किया, ध्यान से देखो, इसके बाद हमने इतना काम किया कि जैसे आपको ये दिख रहा है ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब हम लोगों ने क्या किया भाई, पावर टी की भी तो कंपेयर करना है, तो हमने टी की पावर कंपेयर की, तो टी के ऊपर पावर है 1 लिख दिया। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे तो टी है नहीं, यहाँ पे तो पावर टी के ऊपर पावर माइनस टू का इंटू बी से तो ये आ गया -2b, माइनस से माइनस नहीं कट पाया, हाँ, तो बी की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, अब आप देखो अगर मैं इसी इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा b की वैल्यू -1/2, तो यहां से a की वैल्यू भी मिल गई। हाँ सर बिल्कुल मिल गई, तो a की वैल्यू मिल गई प्लस का 1/2, b की वैल्यू माइनस का 1/2। इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है, इसमें ले जाके मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, a की वैल्यू, b की वैल्यू। अब गाइस किसी भी चीज के ऊपर पावर अगर होती है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस। किसी भी चीज के ऊपर पावर अगर रूट 1/2 होती है तो 1/2 का मतलब होता है रूट। ठीक है, तो 1/2 का मतलब रूट, तो k को हमने k लिखा, l के ऊपर भी रूट आएगा और g के ऊपर भी। बट एक्चुअल में आप जो देख रहे हो कि g के ऊपर पावर माइनस में है, तो माइनस के कारण g अपॉन में आ गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला बन गया, डिराइव कर दिया। और अब आप यहां पर देखो k की वैल्यू 2 पाई होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप k लिख के ही छोड़ देना, आंसर आ जाएगा। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है गाइस? चलो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब मैं आपको आगे ले चलता हूं और मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपको मिल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है वो मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है गाइस कि एक फ्रीक्वेंसी, एक हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी, धागा, तार, कुछ भी। ठीक है, घबरा तो नहीं रहे हो? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि हाँ सर ये नोट्स मुझे चाहिए, टेलीग्राम से डाउनलोड करके ही जाऊंगा आज, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, धागा है, ठीक है एकदम। अब आपने स्ट्रेच स्ट्रिंग की दो चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक, पहले क्या है, बोला उसकी जो फ्रीक्वेंसी, आपने उसको ऐसे खींच दिया तो वाइब्रेट करेगी, तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो कह रहा है कि जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी को उसने बोला न्यू लो, तो हमने न्यू ले लिया। ठीक है, डिपेंड्स ऑन तो प्रोपोर्शनलिटी साइन, लेंथ तो एल, टेंशन टी, मास पर यूनिट लेंथ एम। यहां पे अकेला मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ। ठीक है, ये ऐसे हो गया। इसके बाद क्या करा जा रहा है, तो कह रहा है कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इन 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। तो भाई कर देंगे। टेंशन पता है क्या होता है? टेंशन, रस्सी में जो खिंचाव बनता है उसको टेंशन कहते हैं, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स के ही जैसा होता है, mlt-2। ठीक है, अब देखिए जरा, बहुत ही बढ़िया सा जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। देखिए
कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, कांस्टेंट आ गया, सबके ऊपर लाइन से एबीसी पावर लिख दी। अब डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का होता है t-1, लेंथ का l, टेंशन का mlt-2 और मास पर यूनिट लेंथ। अकेला मास नहीं है, उसने बोला है मास पर यूनिट लेंथ, और लिखा था ना ब्रैकेट में m, तो m से डिनोट करना है, तो मास पर यूनिट लेंथ, तो ऊपर जाके l बन जाएगा ml-1। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके से हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिए, सबके ऊपर एबीसी लगा दिया, तो इसके ऊपर पावर 1 थी, ये हो गया a। तो अब देखना, सबसे पहले कंपेयर करेंगे पावर, तो यहाँ पे l है, सॉरी m है, नहीं है, तो m की वैल्यू 0, यहाँ पे m है, नहीं है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे m है, तो m की पावर 1, 1 का इंटू b से तो बन गया b, यहाँ पे m की पावर 1, 1 का इंटू c से तो बन गया c। ठीक है, अब पावर कंपेयर करेंगे किसकी? b की, सॉरी m के बाद l की, यहाँ पे l है, नहीं है, तो 0, यहाँ पे l है, l के ऊपर पावर 1, 1 का इंटू a से तो बन गया a, l के ऊपर पावर 1, 1 का इंटू b से तो बन गया b, l के ऊपर पावर -1, -1 का इंटू c से तो बन गया -c, बन गई इक्वेशन। अब देखिए, अब t की पावर कंपेयर करेंगे, तो t की पावर कंपेयर करेंगे तो -1 है, -1, यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे है, तो -2 का इंटू b से तो -2b, यहां से ये कट गया, डायरेक्ट यहां से b की वैल्यू मिल गई पहले में। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा के हम जो है इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे, तो यहां से मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी, और c की वैल्यू मुझे मिल गई -1/2। ठीक है, -1/2 मुझे c की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखिए जरा, अब इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो है ना इक्वेशन b और c की वैल्यू को उठा के इसमें रख दी थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल गई -1। अब ये तीनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, और फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा कि l की पावर a b c, a की वैल्यू -1, t की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1/2। अब जिनको ऊपर प्लस में पावर होगी उनको ऊपर रखना है, जिनमें माइनस में पावर होगी उसको अपॉन में ले जाना है। ठीक है, और जिसके ऊपर पावर 1/2 है उसको रूट में, तो देखना लेंथ के ऊपर -1 अपॉन में, ठीक है, t का ऊपर प्लस का 1/2 ऊपर, ये माइनस में नीचे, फिर देखा कि इनके ऊपर तो 1/2 है तो उसको रूट में लिख दिया। बस इस तरीके से जो है आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, बताओ बात क्लियर हो गई? तो आप जो है इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ले जाता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला पर बेस्ड एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट से जो है क्वेश्चंस हैं और टॉपिक है, बढ़िया एकदम मजा आएगा आपको। और इस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी गाइस हमसे ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे कहता है कि सिर्फ सेम टाइप की क्वांटिटी ही ऐड होती है, मतलब आप केजी को केजी से ऐड कर पाओगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट। ठीक है, टाइम को टाइम से प्लस माइनस कर सकते हैं, स्पीड को स्पीड से प्लस माइनस कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता गाइस कि आप 5 मीटर में 5 मीटर तो जोड़ दोगे, बट 5 मीटर में 5 डिग्री सेल्सियस को आप नहीं जोड़ सकते, नॉट पॉसिबल। तो आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, हमेशा अगर किसी के बीच में प्लस या माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है उनकी क्वांटिटीज सेम है। यदि किसी के बीच में प्लस या माइनस साइन लगा हुआ है तो उनकी क्वांटिटी सेम है, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे, यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। होमोजीनियस समझते हो, एक जैसा, है ना? अच्छा, तो अब देखो, जैसे मान लो आपको ना इसमें ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कभी जैसे आपके स्कूल में टेस्ट है, आप इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से लगा के जाओ। जैसे आपको लिखा मिलेगा x - 80 = 0, आपको ऐसी एक इक्वेशन लिख के दे दी, उन्हें कुछ भी लिख के दे सकते हैं। अब यहां पे बता देगा कि x डिस्टेंस है, जैसे यहां बोला है, t टाइम है, और कहेगा कि a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। तो मैं क्या करता हूं, मैं सीधा सीधा एक काम करता हूं, जैसे आपको इक्वेशन मिल गई ना x - 80 = 0, तो मैं ये देखता हूं कि x और 80, ये देखना यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि x और 80 के बीच में कुछ साइन लगा है ना, प्लस या माइनस का, मतलब x की जो यूनिट बनेगी या x का जो डायमेंशन होगा और 80 का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब देखिए, तो x की जगह लिखा l, तभी इनको आमने सामने रख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। a की तो आपको वैल्यू निकालना है, उसने बोला है कि फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। ठीक है, टाइम को लिख दिया t, बस a की आपको फॉर्मूला निकालना, तो l के अपॉन भेज दिया t, तो बन गया lt-1। ऐसे करेंगे। अरे सर दूसरा करवाइए, इसमें जो है उतना एक बार में दिमाग में हमारे में कोई बात घुसती ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो, अभी देखो अभी घुस जाएगी। ठीक है, चलो सर वो तो दूसरा अटेम्प्ट है, अरे कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले ना आपको जैसे ये इक्वेशन मिल गई, ध्यान से देखना, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। जैसे कि आपको ये इक्वेशन मिल गई, x = 80 - bt², ये मिल गई। आप एक काम करो, इसको साइड में फेंक दो, 80 + bt², ये देखना, इसको आप साइड में ले गए, यहां से ले गए। अब ये इक्वेशन बन गई। अब आप ये चेक करो कि इन सबके बीच में कोई ना कोई प्लस या माइनस का साइन लगा है ना, तो ये सारे के सारे क्वांटिटी सेम है। देखो x की और 80 की क्वांटिटी, क्योंकि इनके बीच में कोई ना कोई साइन लगा है, मतलब सेम है।
अब अगर 80 को छुपा लूं मैं, ठीक है, तो x और bt स्क्वायर के बीच में भी तो प्लस या माइनस साइन लगा है, तो x और bt स्क्वायर की क्वांटिटी भी सेम है, इनको भी हम बिल्कुल इक्वल में रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कहती है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 80। अब x का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, तो हमें इसमें निकालना क्या है, a एंड b का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। x डिस्टेंस और t टाइम है, ऐसा उसने क्वेश्चन में लिख के मुझे दिया है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, तो मुझे करना है भाई a की वैल्यू निकाल लूंगा, तो t को भेज दिया अपॉन में, x डिस्टेंस है तो l और t टाइम है तो t, तो ये बन गया lt माइनस 1, a का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बात करेंगे भाई x और bt स्क्वायर के बीच में भी तो कुछ प्लस माइनस लगा है, हाँ सर लगा है, तो x और bt स्क्वायर, तो b को मैंने साइड में छोड़ दिया, x के अपॉन में t स्क्वायर भेज दिया, x है डिस्टेंस तो l, t स्क्वायर है टाइम तो t स्क्वायर, ठीक है। तो b का डायमेंशन सिंबल हमने बना दिया lt माइनस 2, क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक और क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूं, ठीक है, और एक मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा, आप लोग बता देना। जैसे मान लीजिए कि आपको इसमें फॉर्मूले में ना यहां पे ऐसे आएगा, ऐसे लिख के दे दिया कि फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p, ये इक्वेशन आपको दे दी, यहां p प्लस a अपॉन v स्क्वायर होगा, प्लस आएगा, ठीक है, ये आपको लिख के दे दिया। अब आपसे कह रहा है कि आपको a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, कह दिया उसने कि p प्रेशर है, t टेम्परेचर और v वॉल्यूम है, मतलब अपने मन से हम p को कुछ भी, v को कुछ भी और t को कुछ भी नहीं मान सकते, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उधर उधर लेके जाओ, ये बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी चीजें, ऐसा नहीं करना है आपको, तो बस ये देखना है किसके बीच में प्लस और माइनस लगा है, ठीक है। आपने देखा कि P और A अपॉन V स्क्वायर के बीच में भी कोई साइन लगा है कि नहीं लगा, अरे बोलो ना, बोलो ना, लगा है ना, हाँ सर लगा है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल, तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि P को और A अपॉन V स्क्वायर को हम बिल्कुल आमने सामने रख सकते हैं इक्वल में, ठीक है। तो देखिए, तो अब आप यहां पे समझो कि हमने क्या किया, क्वेश्चन में लिखा था कि P प्रेशर है, तो हमने क्या किया कि P को और A अपॉन V स्क्वायर को ऐसे आमने सामने रख दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हो, तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि पहले मैंने P के साथ इस V स्क्वायर को चिपका दिया और A यहाँ पे छोड़ दिया। P प्रेशर है ना, P प्रेशर है, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है ml माइनस 1 t माइनस 2 वो लिख दिया। V वॉल्यूम है, क्वेश्चन में बोला है वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला L क्यूब, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो तो स्क्वायर, तो यहाँ पे देखना ml माइनस 1 t माइनस 2 प्रेशर का और वॉल्यूम का ये बन गया L की पावर 6 स्क्वायर कारण, ठीक है। अब देखिए ये पावर को हमने m के ऊपर m, L की पावर माइनस 1 और प्लस का 6 तो बन गया प्लस का 5 और ये t की पावर माइनस 2, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब इसी प्रकार से आप यहां पे देखो v और b के बीच में भी तो प्लस माइनस साइन लगा है, तो बस इसका मतलब है कि वॉल्यूम और b इन दोनों को हम आमने सामने रख सकते हैं। तो आप देखो वॉल्यूम का सिंबल डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल L क्यूब और b का b, तो बस आपने a की और b का डायमेंशनल सिंबल जो है निकाल दिया, ठीक है। बताओ आपको तरीका समझ में आया, ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए ना तो आप कर सकते हो, मैंने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ेंगे ना तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक और इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में वो आते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन यूजिंग डायमेंशनल सिंबल, यूनिट कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब देखना हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप एक चीज याद रखो कि जैसे मैं आपको एक बात बोलूं ना, ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक बात बोलूं कि 5 kg और 5000 ग्राम, क्या ये दोनों बराबर है, हाँ। ये नंबर n1 और ये नंबर n2 ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। ये यूनिट u1 और ये यूनिट 2, ये केजी और ग्राम ये दोनों बराबर नहीं है, बट अगर हम इन दोनों को मिला के बात करेंगे तो हम कहेंगे 5 केजी और 5000 ग्राम एक ही बात तो है, तो इसका मतलब है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है n1u1 की जो वैल्यू और n2u2 की जो कंबाइंड वैल्यू है, ये वैल्यू अलग अलग देखेंगे तो ना तो 5000 के बराबर है और ना ही केजी ग्राम के बराबर है, बट अगर मैं दोनों कंबाइंड देखता हूं ना तो ये दोनों वैल्यूज बराबर मिलती है, तो इसी को हम बोलते हैं कि n2u2 इज इक्वल टू n1u1 होता है। अगर आपको n2 निकालना होगा तो n1u1 बाई u2 लिखेंगे। कभी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से अगर आपको यूनिट कन्वर्ट करनी होती है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो, n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाई u2 लिखा है ना, तो आप ऊपर लिखेंगे m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर c, ऊपर एक टाइप की यूनिट, नीचे दूसरे टाइप की यूनिट, बस ये तरीका आपको जो है इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, ठीक। मैं आपको इसमें बढ़िया 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, दोनों में आपके दिमाग की जो है बत्ती आराम से जल जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर जल जाएगी तो हम पढ़ेंगे कैसे, अरे वैसे नहीं, अरे बुद्धू तुमको पीना चाहिए थोड़ा दूध,
ताकि तुम्हारे अंदर दिमाग की का विकास हो सके। सर वो तो बादाम से होता है ना, कोई बात नहीं है, कैल्शियम की भी कमी है आपके अंदर। चलिए सबसे पहले देखना, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज। जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना है यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जूल एसआई यूनिट होती है, अर्ज वर्क की या एनर्जी की सीजीएस यूनिट होती है। तो मैं एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। हमने पहचाना कि भाई जूल क्या है, वर्क की एसआई यूनिट है। वर्क और एनर्जी का सेम फॉर्मूला होता है जो कि हम लिख लिया ml²t-2। अब जिसके ऊपर जैसी पावर है उसके हिसाब से हम ए बी सी की वैल्यू लेंगे। एम के ऊपर पावर 1, एल के ऊपर पावर 2 और टी के ऊपर पावर -2। तो ए बी सी की 3 वैल्यूज आ गई। अब देखिए मुझे यहाँ पे एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर लिखा गया कि M1 जो M1 L1 T1 जिसमें कन्वर्ट करना है वो M2 L2 T2। तो देखो एसआई सिस्टम में मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, M2 में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ये लिखा। बस ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो M1/M2 L1/L2 T1/T2, बस यहाँ पर जो वैल्यूज यहाँ पे लिख रखी हैं बस उसको हम जो है पुट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे M1 की जगह 1 kg, M2 की जगह 1 ग्राम, 1 मीटर 1 सेकेंड ये लिखा है। और सबके ऊपर जैसी एबीसी की वैल्यू थी उसके हिसाब से पावर। अब देखना केजी को हम लिखते हैं 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर, सेकंड को सेकंड। तो आप यहां पर देखोगे कि यूनिट से यूनिट कट गई, यहां पे 1000 बचा, यहां पे बचा 100 की पावर 2 तो बन गया 10 टू द पावर 4। तो यहां पर आप देखिए कि N2 की वैल्यू क्या आ गई, 10 टू द पावर 7, बस निकाल दी। इसका मतलब 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ज होते हैं। ये हमारा जो है आंसर आ गया। इस प्रकार से हमने यूनिट को कन्वर्ट कर दिया यूजिंग, बताओ, यूजिंग डायमेंशनल मेथड। बताओ क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलो अब मैं आपको ना इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता हूं सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे इसके अंदर और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है ना? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि हाँ सर आपने तो इतना बढ़िया पढ़ा दिया सर मजा आ गया सर। हाँ चलो कमेंट सेक्शन बताना। देखना गाइस आपको इसमें ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है जिसमें ऐसे लिखा हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। आपको दिखाई पड़ रहा है ये 60 जूल पर मिनट लिखा हुआ है, ठीक है। 60 जूल पर मिनट को आपको कन्वर्ट करना है एक ऐसे सिस्टम में जिसमें जो बेस यूनिट है ना वो 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट हो, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। तो मैं एक साइड क्या लिखूंगा, एक साइड लिखूंगा कि भाई जूल पर मिनट तो एसआई सिस्टम है ना, तो मैं इसको पहले जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा तो एसआई में आ जाएगा। तो M1 की वैल्यू 1 kg, L1 1 मिनट 1 मीटर और टाइम 1 सेकंड। अब मुझे कन्वर्ट किस में करना है, तो मतलब जिसमें मास 100 ग्राम की रेंज में बताया जाए। तो M2 की जगह 100 ग्राम। किस में कन्वर्ट करना है, जिसमें लेंथ 100 सेंटीमीटर में बताई जाए। तो L2 की जगह 100 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके स्कूल में, ठीक है। और टाइम किस में, बोला 1 मिनट में। आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, कर लेंगे। सबसे पहले ना इस 60 जूल पर मिनट को कन्वर्ट करके जूल पर सेकंड में और इसकी जो एबीसी की वैल्यू वो फाइंड आउट कर लो। तो जूल पर मिनट को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो मिनट को लिखूंगा 60 सेकंड, 60 कट गया तो यहाँ पे बन गया 1 जूल पर सेकंड। तो 1 जो हो गई वो N1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देखिए जूल पर सेकंड का डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेता हूं गाइस मैं। डायमेंशन फॉर्मूला जूल का क्या बनेगा, जूल का बनेगा ml²t-2 वर्क का है ना अपॉन, और सेकंड का बनेगा t। तो यहां पर ये पहुंच जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा ml²t-3। तो यहां से आप लोग ये देखोगे कि a की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -3। बस अब कुछ नहीं करना, बस जैसे जैसे आपको बताया था M1 M2 M3 और L1 L2 मतलब M1 M2 L1 L2 T1 T2 ABC की वैल्यूज को पुट करके N2 की वैल्यू निकाल देंगे, हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। अब कुछ बहुत बेसिक सी बातें और सिग्निफिकेंट फिगर है वो मैं आपको पढ़ा देता हूं, ठीक। चलो गाइस जैसे हमारे स्कूल में जब भी एग्जाम होते हैं ना तो हमेशा कुछ यूनिट्स जरूर पूछी जाती हैं, जैसे कि डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट। जैसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, पारसेक। ये स्टार्स प्लेनेट तक की डिस्टेंस को मेजर करता है। 1 पारसेक की आपसे वैल्यू पूछ ले कितनी है तो आपको याद होनी चाहिए 3.08 10 to the power 16 मीटर। लाइट ईयर किसकी यूनिट है वो आपसे पूछ लेंगे बच्चे, ईयर्स उनके टाइम की यूनिट बता देते हैं, जबकि लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। पारसेक से छोटी है, ये भी स्टार्स प्लेनेट की जो डिस्टेंस है वो बताने के काम आती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस बताने के काम आती है। ये जो वैल्यूज हैं ये आपको याद रखना है, मैं पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करेंगे, जैसे कि फर्मी न्यूक्लियस का साइज मेजर करने के काम आती है। एंगस्ट्रॉम जो एटम का साइज मेजर करने के काम आती है। फर्मी की वैल्यू 10 to the power -15 मीटर होती है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10 to the power -10 मीटर होती है। नैनोमीटर जो है वेवलेंथ का मेजर करने के काम आती है।
इसी टाइप से अगर मैं बात करूं मास की, जो सबसे छोटी यूनिट है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू, जिसको आप केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हो। लार्जेस्ट यूनिट सीएसएल होती है, सीएसएल मतलब चंद्रशेखर लिमिट, जो कि 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन होती है। इसी प्रकार से कुछ कॉमन यूनिट्स हैं, जैसे क्विंटल में कितने केजी, टन में कितने क्विंटल, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और क्या है भाई, ये हो गया, ये भी हो गया। चलो, ये यूनिट्स आप लोगों को याद रखनी है बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल समझा देता हूं, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गाइस, मेजरमेंट में ना सिग्निफिकेंट फिगर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वैसे तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, बट ये रिवीजन वीडियो है, तो मैं आपको सीधे ये सिखाऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ रूल लिखा दिए। कभी भी हमेशा याद रखना है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे ना, वो सबको सिग्निफिकेंट फिगर में मैं काउंट करूंगा। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है 1 3 4 6, बताओ उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमने कहा सारे नॉन जीरो है तो 4 हो गया। सारी मिडिल वाली जीरो को, बीच वाली जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो सारी जीरो को हमें जोड़ के बता देना है 4 हो गई। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट, कभी भी लेफ्ट वाली जीरो को कभी भी आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते। अगर ऐसे लिखा है 0.003, तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, बोला एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, है ना। अगर कहीं पे लिखा है एक्सट्रीम राइट जीरो, राइट वाली जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं, लेकिन यूनिट या डेसिमल लगा हो तो ही, अदरवाइज नहीं मानते। जैसे अकेला लिखा है 300 सेंटीमीटर, अकेला 300 लिखा है तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर 300 सेंटीमीटर लग गया तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, दोनों जीरो को काउंट करना है। अगर डेसिमल भी लग गई तब भी हम दोनों जीरो को काउंट करेंगे, बोला 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, राइट वाली जीरो को बिना डेसिमल के सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। अगर पावर ऑफ 10 लिखी हुई है, जैसे 3 इंटू 10 टू द पावर 6 लिखा हुआ है, तो पावर ऑफ 10 को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते, तो इसके अंदर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। फिक्स क्वांटिटी में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, जैसे किसी ने कह दिया 10 मोबाइल, 10 मोबाइल में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको होमवर्क में यह बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर 0.8020 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में गाइस आपको इसका आंसर देना है, मैं आपका वेट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन वाली वीडियो आपको कैसी लगी, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पूरी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे जो है अपलोड कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में लिंक दिया। बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि नया चैनल बनाया है ना, टेलीग्राम चैनल, तो आपको उसको बहुत बड़ा चैनल बनाना है गाइस, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा ये वीडियो आपको क्रिस्प रिवीजन कैसी लगी, और अगर आपको आगे और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बेल आइकॉन को हिट किए बिना मत जाना, मैं देख रहा हूं आपको। हाँ, थैंक यू गाइस, थैंक यू।